Hello and welcome to the session. This is Shahid Ali and we'll be talking about the President of India and the Vice President as well. Right? तो इंडियन पॉलिटी हम कर रहे हैं फॉर द पंजाब और हमने अभी तक जो अलग अलग टॉपिक्स हैं पॉलिटी के वो डिस्कस किए हैं। आज हम बात करेंगे प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट की जब आप बात करते हैं तो इसको कैसे समझा जाता है, दो तरीके हैं इसको समझने के। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। एग्जाम में क्या हो सकता है, अगर वहां पे लिखा हुआ है यूनियन एग्जीक्यूटिव, अगर यूनियन एग्जीक्यूटिव लिखा है तभी आप समझेंगे कि हम प्रेसिडेंट की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का एक पार्ट है। राइट? होता क्या है, हमारा जो स्ट्रक्चर है हमारे कंट्री का, हमने डिस्कस किया था। जो फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसके अकॉर्डिंग थ्री टीयर है। थ्री टीयर में क्या है, सेंटर है। राइट? ये आपको पता ही है, सेंटर है। उसके नीचे क्या है, स्टेट गवर्नमेंट है, ये आपको पता है। और उसके नीचे क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, ये आपको पता है। राइट? जब हम बात करते हैं सेंटर की और स्टेट की, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसके दो पार्ट हम देखते हैं। एक को देखते हैं एग्जीक्यूटिव, राइट, एग्जीक्यूटिव, और दूसरा लेजिस्लेचर। जो लेजिस्लेचर है इसका काम क्या है, इसका काम है लॉ बनाना, और एग्जीक्यूटिव का काम है उसको एग्जीक्यूट करवाना। और अगर एक सिंपल भाषा में, लेमैन की भाषा में बात करें, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जिसको आप सरकार कह सकते हैं। जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो एग्जीक्यूटिव है, सरकार है, पर सिर्फ एग्जीक्यूटिव में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं आते, और भी लोग आते हैं। इसी तरह से आ जाता है लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर में भी अलग अलग हैं। तो जो सेंटर में है उसी तरह से स्टेट पे होगा, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो कैसा है, फेडरल है। और जो पावर है वो डिवाइडेड है। तो जैसी सरकार होगी सेंटर की, ऐसे ही सरकार रहेगी हमारी स्टेट की। तो अगर हम बात करें कि एग्जीक्यूटिव में आता कौन कौन है, कौन से, सेंटर वाले में। सेंटर का मतलब यूनियन, एक ही बात है, यूनियन गवर्नमेंट लिखा हो या सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा हो, इसका एक ही मतलब होगा जी। तो यहाँ पे एक तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आते हैं, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, जो मंत्रिमंडल है जिसमें जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, दैट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि पार्लियामेंट का एक हिस्सा है। पार्लियामेंट के अंदर जो एमपीज है उनमें से बनाया जाता है। उसके अलावा आपने सुना होगा अटॉर्नी जनरल और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये सिर्फ नाम ध्यान रख लीजिए, अभी और कुछ बात नहीं कर रहे हैं हम। तो ये आते हैं एग्जीक्यूटिव में। अगर बात करते हैं लेजिस्लेचर में कौन आता है, लेजिस्लेचर में यूनियन में लोकसभा आती है और राज्यसभा आती है, ये आपको पता होगा। और यहाँ पे प्रेसिडेंट भी आता है, मतलब प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर का भी पार्ट है, प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है, तो दोनों जगह पे है। तो इसलिए सिंपल करने के लिए मैंने टॉपिक ही बना दिया कि हम सिर्फ प्रेसिडेंट की बात करेंगे, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अदरवाइज कोई कहे कि यूनियन एग्जीक्यूटिव, यस हम प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं उसमें से। और वो लेजिस्लेचर भी कह सकते हैं, यस दोनों का पार्ट है वो, ये याद रखिएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन ही कहता है। चलिए सबसे पहले अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन होता है, ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, ये याद रखिएगा। और ये हमने पढ़ा था प्रियम्बल में कि जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट है वो कैसा होगा, इलेक्टेड होगा, क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो रिपब्लिक है। ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। हमारा जो है इंडिया का पहला सिटीजन कौन है, पहला नागरिक कौन है, प्रेसिडेंट है। एंड ही इज अ पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव अलोंग विद द वाइस प्रेसिडेंट, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये कौन हो गए, ये सारे हो गए एग्जीक्यूटिव जो है यूनियन के या सेंटर के एग्जीक्यूटिव। तो उनका एक पार्ट ये भी है। प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए, क्वालिफिकेशन मीन्स यहाँ पे हम एजुकेशन डिग्री की बात नहीं कर रहे हैं, एज और दूसरे एस्पेक्ट जो है वो कौन से होने चाहिए। सबसे पहला, ये हमेशा हम याद रखते हैं और देखते हैं हर चीज के लिए कि ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ये बचपन में आपने पढ़ा होगा स्कूल में। सो वही और कुछ नहीं है यहाँ पे। एंड हिज एज कितनी होनी चाहिए, 35 और अबव होनी चाहिए जी, यही है। यस। और ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, है ना। ये चीज ध्यान रखने वाली है। तो एक तो ये देख लीजिए कि 35 ईयर से उसकी एज ऊपर होनी चाहिए, और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए वो क्वालिफाई होना चाहिए। मतलब लोकसभा सभा का मेंबर नहीं होना चाहिए, पर
वो कंडीशन पूरी करता हो कि वो लोकसभा का मेंबर इलेक्ट हो सके। ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए डाल दिए जाते हैं। और एक ये चीज है जो समझ लेते हैं बस, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर एनी गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और द लोकल गवर्नमेंट, है ना, या पब्लिक अथॉरिटी कोई भी। मीन्स वो ऐसी पोस्ट पे ना हो जिसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है। और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, एक जनरल, एक लेमन की भाषा में कहते हैं कि वो ऑफिस, वो सीट जहाँ पे जो सैलरी है वो कहाँ से आती है, वो पब्लिक के पैसे से आती है, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। फिर तो सारे ही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो गए, यस, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, गवर्नमेंट ऑफिस हैं, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो गए। बट यहाँ पे ये किया हुआ है इनके लिए कि जो मिनिस्टर्स के ऑफिस हैं, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ये इनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता है बस। तो चार चीजें याद रखिए यहाँ पे, इंडिया का सिटीजन हो, 35 ईयर्स से एज ऊपर हो, और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए वो क्वालिफाई करता हो, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना होल्ड करता हो। बात करता हूँ फिर आता कैसे है प्रेसिडेंट, वो इलेक्शन से आता है, सो ही इज इलेक्टेड। बट खास क्या है, देर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन, मतलब ही इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। अब करता कौन है, जो ग्रुप है, जो मेंबर्स हैं, उसके लिए टर्म यूज किया था इलेक्टोरल कॉलेज। तो इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, अब क्वेश्चन क्या आ सकता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज क्या है। इसका मतलब उसके इलेक्शन में कौन कौन वोट डाल सकता है, बिकॉज हम लोग वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, ये इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट कैसे हुआ, हम लोग जो हैं पीपल, वी द पीपल, हम क्या करते हैं, हम चुनते हैं एमपीज को, हम चुनते हैं एमएलएज को। अब ये एमपी एमएलए चुनेंगे प्रेसिडेंट को, तो यानी कि प्रेसिडेंट तो चुना गया, इलेक्ट हुआ, पर किसके द्वारा, नॉट बाय अस बट बाय द एमपी एमएलए। बट दूसरे शब्दों में कहें तो हमने ही इनडायरेक्टली एमपीज के थ्रू इसको चुना, तो इसलिए कहा जाता है इनडायरेक्टली है बट इलेक्टेड है। अब कौन कौन लोग हैं जो इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अब ये याद रख लीजिए। इलेक्टेड मेंबर, इलेक्ट मीन्स जो इलेक्शन जीत के आए हों, जिनको वैसे ही ना बिठाया गया हो, वैसे बैठाया जाता है, यस। 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा में, इसलिए उनको हम काउंट नहीं करते, तो ये वर्ड याद रखिएगा कि लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर। नंबर टू, जो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली कौन सी, जितनी भी स्टेट्स हैं इंडिया की, उनका। और तीसरा, विधानसभाएं कहाँ की, जो यूनियन टेरिटरीज में अगर कोई है, और वो कौन सी है, दिल्ली और पुडुचेरी में है। अब यहाँ पे क्या चीज याद रखने वाली है कि एक तो जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं, नॉमिनेटेड, उनका रोल नहीं है, वो लिखा भी हुआ है कि नॉमिनेटेड मेंबर यहाँ पे नहीं है। दूसरे क्या है, जो विधान परिषद होती है, क्योंकि सभी स्टेट्स में नहीं होती है, तो जो विधान परिषद है उनका कोई काम नहीं है, तो नॉमिनेट का काम नहीं है। और विधान परिषद, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, वो चाहे इलेक्ट होके आए हों, चाहे नॉमिनेटेड होके आए हों, कैसे भी हो, उनका कोई रोल नहीं है, उनको अलाउड नहीं है कि वो वोट कास्ट करें। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स, चाहे वो लोकसभा में हो, चाहे विधानसभाओं में हो, किसी भी विधानसभा में, और या विधान परिषद के लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, किसके, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ये चीजें याद रखनी है आपने, समझनी है इनको, या तो अपने आप रह जाते हैं। समझ लीजिए कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में क्या कंडीशंस होती है, उसका इलेक्शन होता कैसे है ना। टर्म कितने साल के लिए राष्ट्रपति बनाया जाता है, कितने साल के लिए होता है जी, कि अगर एक बार बन गया, वो 5 साल के लिए ऑफिस में रहेगा, राइट। और कब तक रहेगा, पहली बात, 5 साल तक। बट अगर उसकी टर्म पूरी हो जाए, टेन्योर पूरा हो जाए, तो जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आता वो कंटिन्यू करेगा। उसके अलावा क्या उसको दोबारा से प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है, यस, अगर वो दोबारा से इलेक्शन लड़े और वो जीत जाए। और इस पे कोई कैप नहीं है, मीन्स कोई रोक टोक नहीं है, कितनी बार वो दोबारा से प्रेसिडेंट बन सकता है, जितनी चाहे उतनी बने, बशर्ते वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे और जीत जाए। बस ये चीज आप याद रखिए, ठीक है। कंडीशन क्या है उसकी सर्विस की, कि जब वो ऑफिस में रहेगा एज ए प्रेसिडेंट, तो क्या चीजें रहेंगी, कि सबसे पहला, वो किसी भी सदन का मेंबर नहीं होना चाहिए, मीन्स ना वो लोकसभा का मेंबर हो, ना राज्यसभा का। इसका मतलब सिंपल सा मतलब वो एमपी नहीं होना चाहिए।
तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई एमपी है या पहले था या आज एमपी है और उसने इलेक्शन लड़ा और प्रेसिडेंट का इलेक्शन वो जीत गया, अब या तो वो एमपी रहेगा या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहेगा। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना है उसको तो एमपी की पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा, अगर एमपी रहना है तो फिर नहीं वो प्रेसिडेंट बन सकता। राइट। तो यही है कि इफ ही हैज बीन अ मेंबर ऑफ ईदर ऑफ द हाउस ही शुड वेकेट हिज सीट ऑन हिज फर्स्ट डे एज द प्रेसिडेंट इन द ऑफिस। कि अगर वो एमपी है तो जिस दिन वो ऑफिस ज्वाइन करेगा तो अपनी सीट छोड़ के जाएगा। दूसरा कंडीशन यही जो हमने पहले बात कर ली, वो कभी भी कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करे, और उसकी जो तनख्वाह है, उसके जो अलाउंसेस हैं, उसके जो बेनिफिट्स मिलने हैं वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। बट पार्लियामेंट ने जो एक बार डिसाइड कर लिया उसके बाद उसको डिमिनिश नहीं कर सकता, मतलब उसको कम नहीं कर सकता, कि ना उसकी सैलरी कम की जा सकती है, ना उसका घर जो दूसरी फैसिलिटीज हैं ना उनको कम किया जा सकता है। तो किसी भी चीज को एक बार डिसाइड करने के बाद कम नहीं किया जा सकता। ही इज गिवन इम्यूनिटी फ्रॉम द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस नहीं किया जा सकता, चाहे उसका पर्सनल ही क्यों ना हो। उसके बाद अगर हम बात करें अरेस्ट की, तो प्रेसिडेंट को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, सिर्फ उसके खिलाफ जो सिविल मुकदमे हैं, सिविल प्रोसीडिंग्स हैं, वो शुरू की जा सकती हैं। वो भी किस लिए? उसके ऑफिस के लिए नहीं कि उसने एज ए प्रेसिडेंट कुछ किया, नो। अगर उसके कुछ पर्सनल एक्शन ऐसे होंगे जिसके लिए उस पर केस किया जा सकता होगा तो हो सकता है। वो भी कंडीशन है, पहले उसको 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद उसके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं। राइट। ये चीजें हैं जो पता होती हैं लोगों को, बट मेजोरिटी को नहीं पता, क्योंकि हम उन तरह से उस तरह से नहीं सोचते चीजों को। हमें लगता है एग्जाम के लिए पढ़ लीजिए, नो, ये चीजें पता होनी चाहिए मुझे लगता है। राइट। फिर आता है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का मतलब क्या है? इम्पीच का सिंपल सा मतलब है उसको ऑफिस से कैसे हटाया जा सकता है, जिसको कहते हैं रिमूवल। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो रिमूवल वर्ड है वो नहीं यूज करता है। प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल 61 है, उसमें दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाएगा, मतलब एक प्रोसेस है जिसके थ्रू उसको हटाया जाता है, उसको इम्पीचमेंट कहते हैं। राइट। और उसके अलावा भी हटाया जा सकता है? नो। बस ये है कि ये रिजाइन कर सकता है। अगर ये रिजाइन करेगा, जैसे 5 साल की टर्म है उससे पहले छोड़ के जा सकते हैं, कैसे रिजाइन करेगा, किसको देगा रिजाइन? ये देगा वाइस प्रेसिडेंट को, ये याद रखिएगा। तो वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देके ही 5 साल से पहले ऑफिस छोड़ सकता है। बट अगर इसको हटाने की नौबत आ जाए तो प्रोसीजर है, पर सबसे पहली बात आती है किस वजह से हटाओगे, ग्राउंड क्या रहेगा आपका हटाने का। तो संविधान में आर्टिकल 61 में एक ही ग्राउंड लिखा है कि जिसके ग्राउंड पे प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है, और हटाएगा कौन? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट, और कोई नहीं। मीन्स एक किसी मिनिस्टर की पावर नहीं है, द एंटायर पार्लियामेंट विल डिसाइड। दोनों लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग डिसाइड करेंगे। और किस ग्राउंड पे इसको हटाया जा सकता है, इंपीच किया जा सकता है? दैट इज अ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये क्या होता है? नॉट स्पेसिफाइड, कि जो चीजें संविधान में लिखी हुई है प्रेसिडेंट की ड्यूटी एज अ पावर, अगर प्रेसिडेंट को फॉलो ना करे, उसके खिलाफ जाके काम करे। जैसे अगर कोई बिल पास होना है तो उसके पास आएगा साइन होने के लिए, लॉ बनने के लिए, और वो उसको मना कर दे जहाँ पे उसकी ऑब्लिगेशन है कि उसने करना ही करना है ना। अगर उससे कहा जाए कि प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने लिस्ट दी कि ये लोग हैं जिनको हमने मिनिस्टर अपॉइंट करना है, बट वो उनकी वजह किसी और को अपॉइंट कर दे, तो ये क्या हो सकता है कि प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन की उनकी वायलेशन है। तो अगर उनकी वायलेशन होगी देन दिस इज द केस फिट फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए, तो इम्पीचमेंट यानी कि रिमूवल कैसे हो सकता है? सबसे पहली बात कि जो लोकसभा है, मान लीजिए वो उसका प्रोसेस शुरू कर सकता है, और उसके लिए पर शुरू करने से पहले कंडीशन है एटलीस्ट 25% लोग जो हैं उस सदन के, लोकसभा के, उसको साइन करे कि यस हम चाहते हैं प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाए। पर उससे पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा, 2 हफ्ते का, 14 दिन का नोटिस उसको भेजा जाएगा कि आपके खिलाफ ये प्रोसीडिंग स्टार्ट होने वाली है। अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो अपने डिफेंस में अपना खुद या जो भी आर्गुमेंट है वो पेश कीजिए। राइट। और जब ऐसा किया जाता है उसके बाद क्या होता है? जो चार्जेस लगाए गए हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है। राइट। अब यहाँ पे क्या है कि लोकसभा क्या करती है? सबसे पहले पास करती है उस रेजोल्यूशन को, कैसे? स्पेशल मेजोरिटी है, 2/3। इसका मतलब 66% लोग
एंड दिस इज अ बिग डील कि एक सदन जहां पे 545 लोग बैठे हैं उसका 66% निकाल लो, कितने होते हैं जी? करीब करीब 330-40 बन जाएंगे आप, रफली। कि इतने लोग तो वैसे नहीं आते पार्लियामेंट में बैठने, और अगर आएंगे सारे तो कम से कम इतने लोग हाँ करें, तब जाके आप कहेंगे कि लोकसभा ने रेजोल्यूशन को पास कर दिया। उसके बाद उस पे जो है वो साइन करेंगे और मैटर को इन्वेस्टिगेट करेगी राज्यसभा। राज्यसभा इन्वेस्टिगेट करने के बाद क्या करेगी? फिर वो रेजोल्यूशन को पास करेगी। कैसे? सेम, 2/3 मेजोरिटी से। यानी कि पहले लोकसभा पास करेगी, लोकसभा पास करने से पहले 1/4 मेंबर उस पर साइन करेंगे कि हम चाहते हैं, और उससे पहले भी 14 दिन का उसको नोटिस दिया जा चुका होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। फिर लोकसभा रेजोल्यूशन पास करके राज्यसभा के भेजेगी। राज्यसभा क्या करेगी? मैटर को इन्वेस्टिगेट करवाएगी, जो चार्जेस लगाए गए हैं वो सही है या नहीं है। उसके बाद ये भी 2/3 मेजोरिटी से उसको पास करेगी रेजोल्यूशन को। जब लोकसभा और राज्यसभा जब दोनों ने जिस दिन पास कर दिया, पहले लोकसभा ने किया था राज्यसभा ने, तो जिस दिन पास हो गया रेजोल्यूशन, मतलब उस दिन से प्रेसिडेंट इम्पीच माना जाएगा, यानी कि रिमूव्ड माना जाएगा। राइट? इसको सोचिए बैठ के 2 मिनट कि क्या है। वीडियो को चाहे पॉज कर लिया कीजिए अगर आपको ऐसा लगता है तो, है ना, कोशिश कीजिए। उसके बाद आता है वेकेंसी इन द ऑफिस, कि उसका ऑफिस खाली कैसे हो सकता है, या कभी उसके ऑफिस में ऐसा हो सकता है कि ऑफिस खाली पड़ा हो। यस, पहला कि जब उसकी जो टेन्योर है, टर्म है 5 साल की, वो पूरी हो जाए, तो पहला तो तब हो सकता है, ऑब्वियस है। और दूसरा, प्रेसिडेंट नहीं आए तो खाली ही माना जाएगा। राइट? या वो अपना रिजाइन करके चला जाए तो भी खाली हो जाएगा, या उसको हटा दिया जाए, इम्पीचमेंट, या उसकी डेथ हो जाए, या फिर ऐसा हो बाद में उसके इलेक्शन पे डिस्प्यूट हो जाए, और सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम अथॉरिटी जो डिसाइड करते हैं इलेक्शन डिस्प्यूट को, और वो डिक्लेयर कर दे कि उसको जो इलेक्शन हुआ था वो इनवैलिड था, वो वैध नहीं था, उसमें प्रॉब्लम थी। उस कंडीशन में जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो खाली माना जाएगा। तो ये याद रखिएगा ऐसी चीजें, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। राइट? फिर आता है प्रेसिडेंट की पावर्स क्या हैं, उसकी ड्यूटीज क्या हैं, पावर्स एंड फंक्शंस। देखिए, पावर्स की बहुत सारी हैं, थ्योरी में तो बहुत सारी है, प्रैक्टिकली तो हम क्या बात करेंगे। अब उनको डिवाइड कर दिया हमने अलग अलग हेड्स में। जैसे एक है एग्जीक्यूटिव पावर। अब एग्जीक्यूटिव पावर बेसिकली जो एक्शंस हैं सारे एग्जीक्यूट करने वाले, सरकार जितने भी काम करती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे करती है। जितनी अपॉइंटमेंट्स होती है करती सरकार है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करता है, कैबिनेट करता है, पर वो नाम पे प्रेसिडेंट के होते हैं। तो जितनी अपॉइंटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट किया जाता है। लाइक फॉर एवरी एग्जीक्यूटिव एक्शन दैट इंडियन गवर्नमेंट टेक्स, इट इज टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जितने भी सरकार काम करेगी वो राष्ट्रपति के नाम पे करेगी, वो उसकी एग्जीक्यूटिव पावर है। राइट? फिर जो भी काम होता है सरकार का, उसमें जो रूल बनाने हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, राइट, तो वो देख सकता है। देन अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करता है, वो सीएजी को अपॉइंट करता है, इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करता है, यूपीएससी के मेंबर को अपॉइंट करता है, फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करता है। तो जितनी भी अपॉइंटमेंट है वो इसी में आ जाएगी। दूसरा है उसकी लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर की अब जब आप बात करते हैं तो लेजिस्लेचर यानी कि जो विधानसभा या जो पार्लियामेंट है ऐसे मान लीजिए, उससे रिलेटेड है ना, तो लोकसभा राज्यसभा से रिलेटेड, तो वो क्या कर सकता है? वो सेशन को बुला सकता है, उसको प्रोरोग कर सकता है, या उसको डिसॉल्व कर सकता है, मीन्स भंग कर सकता है लोकसभा को। वो लोकसभा का सेशन बुलाना है तो कागजों में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बुलाता है वो प्रेसिडेंट ही बुलाता है। जॉइंट सीटिंग बुलानी है लोकसभा राज्यसभा की, कब? अगर कोई बिल पास नहीं हो रहा, डेडलॉक हो गया, तब। फिर जब भी इलेक्शन होंगे तो पहला सेशन होगा, तो उसको एड्रेस कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। फिर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर लोकसभा के, और राज्यसभा के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, या कभी भी सीट कोई खाली है तो उसको कौन करेगा? यही करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। यहाँ की अपॉइंटमेंट कह लीजिए। फिर राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, तो वो कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑर्डिनेंस पास करना है वो भी यही करेगा। राइट? वीटो पावर है इसके पास। वीटो पावर एक्चुअली ये पार्ट उसी का है, आपके लेजिस्लेटिव पावर का, कि जो बिल पास किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, तो वहां पे जो उसकी पावर है वहां पे एक वीटो पावर मानी जाती है। जैसे एक कोई लॉ बनाना है तो सबसे पहले कौन मान लीजिए स्टार्ट कर रहा है? लोकसभा ने उसको स्टार्ट किया और उसको पास कर दिया, ओके कर दिया कि वो बिल पास कर दिया।
फिर वो बिल जाएगा लॉ बनने वाला राज्यसभा के पास, राज्यसभा ने भी पास कर दिया। अब जाएगा वो कहाँ पे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास क्या पावर है, उसको पास कर सकते हैं, यस कर देगा, है ना, तो वो कानून बन जाएगा। उसको नो कर सकता है या उसको रोक सकता है, अपने पास विद होल्ड कर सकता है कि भाई बाद में बात करेंगे, अभी मैं नहीं कर रहा, या वापस भेज सकता है। नो कर सकता है या रिटर्न। अब नो वाली कंडीशन उसकी बहुत कम होती है, रिटर्न कर सकता है कि भाई इसको दोबारा से देख लीजिए, इसमें कुछ इश्यूज हैं, मुझे लगता है ये पॉइंट्स आपको दोबारा से गौर करनी चाहिए, या अपने पास रोक के रख लेता है। तो जब वो अपने पास रोक के रख ले या वापस भेजिए, बेसिकली इनको वीटो पावर कहा जाता है। जो ये विद होल्ड वाली पावर है इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो। तो वो पॉकेट वीटो यूज करता है। अब इसकी खास बात क्या है, अगर किसी बिल को वो रोकता है तो कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो कितने दिन के लिए रोक सकता है, तो वो इनडेफिनिट पीरियड के लिए रोक सकता है। वो जवाब ही ना दे उस पर कोई साल भर, तो वो बिल पास होगा ही नहीं, वो कानून बनेगा ही नहीं, है ना। तो ऐसा है, ये वीटो पावर है उसकी। सो जब भी बिल कोई पास किया जाता, इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट बिल पास करती है और उससे पहले एक्ट बने, ये क्या होता है, प्रेसिडेंट के पास आता है। यही लिखा मैंने, यही समझाया मैंने। तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, उसको रिजेक्ट कर सकता है, वापस भेज सकता है, या विद होल्ड कर सकता है, या फिर उसको हाँ तो कर ही देगा। सो जो ये चॉइस है प्रेसिडेंट की, दिस इज वीटो पावर, राइट। और आर्टिकल 111 जो है उसमें थोड़ा सा इसके बारे में बताया गया है ना, कि वो क्या कर सकता है। चलिए, आपको सिर्फ इतना बताना चाहिए कि वीटो पावर है क्या। फिर फाइनेंशियल पावर है उसके पास। फाइनेंशियल पावर कुछ कुछ पार्लियामेंट से लिंक्ड है, जैसे मनी बिल अगर पेश होगा तो वो उसकी रिकमेंडेशन से पेश होगा, उसकी बिना रिकमेंडेशन के नहीं पेश हो सकता। जो बजट है, कहा जाता है कागजों में कि इट इज द ड्यूटी, प्रेसिडेंट ही पेश करता है, एक्चुअल में तो नहीं करता है। फिर जो डिमांड फॉर ग्रांट्स हैं वो उसकी रिकमेंडेशन पे जाएंगे, मतलब जितनी भी मिनिस्ट्रीज को पैसा चाहिए वो पास होना है तो वो इसकी रिकमेंडेशन पे होगा। कंटीजेंसी फंड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो उसके कंट्रोल में होता है, एक्चुअल में तो नहीं होता है, वो सेक्रेटरी फाइनेंस के कंट्रोल में होता है, पर कागजों में इसी के कंट्रोल में है। फिर फाइनेंस कमीशन को जो बनाना है, वो इसी की ड्यूटी है कि फाइनेंस कमीशन हर 5 साल बाद बनाया जाए, तो इसकी पावर फंक्शन में कवर हो जाता है। फिर कुछ है जुडिशियल, न्यायिक पावर उसकी, जैसे चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट के जजेस, इनकी अपॉइंटमेंट करना, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेना, बट वो एडवाइस उस पर बाइंडिंग नहीं है। उसके अलावा उसकी एक पावर है पार्डनिंग पावर, यानी कि लोगों को माफ करने की पावर, आर्टिकल 72 में दी गई है जी, कि अगर कोई पर्सन जिसको किसी भी ऑफेंस के लिए पनिश किया गया और किसी भी दर्जे की पनिशमेंट दी गई है, तो वो उसको माफ कर सकता है। कोई भी हो, चाहे डेथ सेंटेंस हो, उसको भी माफ कर सकता है ना, कोर्ट मार्शल है उसको भी कर सकता है। अब ये अलग अलग टर्म लिखी होंगी, मैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वहां पे लिखा होगा पार्डन। अगर किसी को पार्डन करता है, इसका मतलब उसने बिल्कुल माफ कर दिया, कंप्लीटली अब्सॉर्ड, उसके सारे जुर्म माफ हो गए, उसकी एफआईआर खत्म हो गई, जिसका मतलब ये। या वो कर सकता है कम्यूट। कम्यूट का मतलब है कि जो पनिशमेंट है उसको बदल सकता है। बदल कैसे सकता है, कि पहले थी कैपिटल पनिशमेंट, फांसी की सजा, उसको बदल दी उम्र कैद में, तो वो कर सकता है। माफ नहीं किया पर बदल दिए। रिमिशन, क्या कर सकता है वो, उसकी सजा को कम कर सकता है, ये भी इसके पास पावर है। रिस्पाइट, रिस्पाइट मतलब राहत देना, जैसे किसी किसी ग्राउंड पे, है ना, कि भाई जो कन्विक्ट है, जो मुजरिम है, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो उसकी जो सजा को कम कर सकता है उसके अकॉर्डिंग। फिर रिप्राइव, रिप्राइव क्या होता है, टेम्परेरी सस्पेंड कर देना, जैसे अगर किसी को सजा मिली है उस पर रोक लगा देना। सो वो रिप्राइव कर सकता है, रिस्पाइट कर सकता है, रिमिट कर सकता है, कम्यूट कर सकता है, और पार्डन कर सकता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा जी। डिप्लोमेटिक पावर, डिप्लोमेटिक पावर क्या है, कि जितनी भी ट्रीटी साइन की जाती हैं इंडिया के द्वारा, जितने भी एग्रीमेंट हम दूसरे कंट्री के साइन करते हैं, है ना, पार्लियामेंट अप्रूव करता है, पर वो उसी के नाम पे होते हैं सारे। उसके अलावा जितने भी इंटरनेशनल फॉरम है, जितने भी बार प्लेटफॉर्म है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पे जो लोग जाते हैं इंडिया से, वो इंडिया के प्रेसिडेंट को ही वहां पे हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, या प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तरह से कहा जाए तो। फिर मिलिट्री पावर, मिलिट्री पावर क्या है, जितनी भी हमारी नेवी है, आर्मी, डिफेंस फोर्सेज है, चाहे नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, उनका कमांडर है वो। और लड़ाई
या पीस, वॉर या पीस डिक्लेयर करना है, लड़ाई लगनी है, तो वो किसने अनाउंस करना है? प्रेसिडेंट ही करेगा, उसी की पावर है जी ये। फिर उसके पास पावर है इमरजेंसी पावर, कि वो तीन तरह की इमरजेंसी हिंदुस्तान में लगा सकता है। एक तो है नेशनल इमरजेंसी, कि पूरे कंट्री में लगती है। एक है प्रेसिडेंट रूल, जिसको बोला जाता है स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी स्टेट किसी भी एक स्टेट में लग जाएगी जी। तीसरी है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये आज तक कभी लगी नहीं है, बट अगर पैसे का क्राइसिस आ गया इंडिया में, कि पैसे नहीं है इंडिया के पास, तो लगाई जा सकती है, जिसमें क्या होगा, सैलरी रोकी जा सकती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, और जो खर्चे हैं वो कम किए जा सकते हैं। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ये हमने लेजिस्लेटिव पावर में लास्ट में लिखा हुआ था, इसलिए मैंने वहां नहीं डिस्कस किया, थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 123 में लिखा हुआ है जी, कि प्रेसिडेंट के पास एक ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। ये है क्या, कि अगर मान लीजिए लॉ बनाना है आज, और उस टाइम ना लोकसभा, राज्यसभा, कोई भी सेशन में नहीं, यानी कि सेशन खत्म हो चुका है और अभी लगेगा नहीं कुछ महीने तक, और आपको लॉ बनाना है, लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा राज्यसभा, और वही सेशन में नहीं, सेशन ही खत्म हो गया, आप कौन बनाएगा? तो यहाँ पे एक पावर है, उसको कहते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, जो कि राष्ट्रपति को दी गई है, कि जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, तो प्रेसिडेंट एक खुद उस लॉ को अनाउंस कर देगा, जिसको कहा जाएगा कि उसने ऑर्डिनेंस अनाउंस किया, ऑर्डिनेंस इशू कर दिया, ऑर्डिनेंस प्रोमulgate कर दिया। और वो जो ऑर्डिनेंस होगा, उसकी वैल्यू उतनी होगी जितनी लॉ की होती है, तो दोनों ये बराबर होंगे जी। लॉ या ऑर्डिनेंस बराबर लॉ। कंडीशन ये है कि जब पार्लियामेंट का सेशन लगेगा, तो इस ऑर्डिनेंस को वो पास करेंगे। अगर पास हो गया, कितनी देर में? 1.5 महीने के अंदर करना होता है, तो वो लॉ माना जाएगा और कंटिन्यू रहेगा। अगर लोकसभा राज्यसभा ने सेशन में इसको पास नहीं किया, तो फिर ये रद्द कर दिया जाएगा। पर जब तक ऐसा नहीं होगा, ये रहेगा, और इसकी पूरी पावर होगी जितनी किसी कानून की होती है। राइट? तो ये होती है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। चलिए, सो आई होप कि आपको प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज मिली होगी। अब उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट आपको पता है, वाइस प्रेसिडेंट को आप कह सकते हैं कि स्टेपनी की तरह हमने लगाया हुआ है। ऐसा उसका कोई फंक्शन नहीं, कोई काम नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है प्रेसिडेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, कि अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करेगा, है ना? तो फिर ये, इसको क्या क्राइटेरिया इसके लिए, इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करते हैं, इनको कैसे हटाते हैं, तो वो कंडीशन इसकी भी पता होनी चाहिए हमें। तो सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट, कि जो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट है उसके बेस पे हमने बनाया हुआ है, सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है आफ्टर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और आर्टिकल 63 जो है, उसमें मेंशन है इसके बारे में। क्वालिफिकेशन जो राष्ट्रपति की है, सिमिलर है, सिर्फ एक चीज का फर्क है, कि जैसे एज, यस, 35 या उससे ज्यादा का होना चाहिए। वहां पे था कि वो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाई होना चाहिए, यहाँ पे है कि ये राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाई होना चाहिए। और वो तो बाकी है ही कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड ना करता हो कोई भी। इलेक्टोरल कॉलेज, राष्ट्रपति का हमने इलेक्टोरल कॉलेज देखा। इलेक्टोरल कॉलेज क्या था, कि वो लोग जो उसको इलेक्ट करेंगे, उसका ग्रुप। यहाँ पे क्या है, कि सिमिलर है, बस थोड़ा सा फर्क रहेगा, कि इनडायरेक्ट यहाँ पे यस, वहां पे था, वहां पे भी इनडायरेक्ट इलेक्शन था। वही प्रिंसिपल है जो वहां पे था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। बस इसको इतना याद रख लीजिए, ये ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी ये नहीं पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे जो पार्टिसिपेट करेगा इलेक्टोरल कॉलेज, तो क्वेश्चन क्या आएगा, कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है वाइस प्रेसिडेंट का, उसमें कौन कौन होता है? सिंपल देख लीजिए, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ लोकसभा राज्यसभा एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द लोकसभा राज्यसभा। इसका मतलब क्या है, कि लोकसभा और राज्यसभा प्लस कर दीजिए सारे मेंबर, बस, ऑल मेंबर्स, ऑल मेंबर्स। वहां पे क्या था, वहां पे ये वाले नहीं थे नॉमिनेटेड, है ना? और यहाँ पे और कौन मिसिंग है, यहाँ पे जो एमएलएज हैं, यानी कि जो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, वो मिसिंग है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही इसको इलेक्ट कर देगी, और कोई नहीं करेगा। प्रेसिडेंट में विधानसभाएं भी इलेक्ट करती हैं, उनका भी रोल होता है, ये फर्क है बस। इलेक्शन जैसे वहां पे सेम उसी तरह से है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है जी, इनडायरेक्ट इलेक्शन है। और जैसे प्रेसिडेंट का किया था उसी तरह से किया जाता है। राइट? ये हमने डिस्कस कर लिया कि जो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों ही होंगे, और जो असेंबलीज है उनका कोई रोल नहीं होगा। टर्म
टर्म ऑफ ऑफिस कितने साल के लिए होगा। सिंपल है, जिस दिन ऑफिस में आते हैं उसके बाद ये 5 साल के लिए होता है। और वैसे हमारे यहाँ सारी पोस्ट जो मेजोरिटी 5 साल के लिए होती है। उससे पहले वो अपना रिजाइन दे सकता है। यस, किसको देगा कि अपना रेजिग्नेशन जो है, रेजिग किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा। वहां पे हमने पढ़ा था कि जो प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, वाइस प्रेसिडेंट। तो अजीब है ना कि प्रेसिडेंट अगर चाहे रिजाइन करना वाइस प्रेसिडेंट को देगा, अगर वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन करना चाहते तो वो अपना प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देगा। थोड़ा सा याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार आ जाता है, वैसे नहीं आएगा, है ना। वैसे सवाल बच्चे पूछ लेते हैं, अगर दोनों ने करना हो तो एक दूसरे को देके चले जाएंगे क्या। चलिए, अब इसके ऑफिस में वैकेंसी यानी कि इसका ऑफिस कब खाली हो सकता है। इसका ऑफिस कब खाली होगा, जब इसकी टर्म कंप्लीट हो जाए, 5 साल पूरे हो जाए, या वो रिजाइन कर दे, या उसको हटा दिया जाए, उसकी डेथ हो जाए, या उसका इलेक्शन जो है वो इनवैलिड डिक्लेयर हो जाए, वॉइड डिक्लेयर हो जाए। यही हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट के लिए, ये सेम है यहाँ पे। अब रिमूवल, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके लिए हमने वर्ड यूज किया था इम्पीचमेंट, याद होगा आपको, अभी थोड़ी देर पहले किया है ना। इसके लिए रिमूवल ही है। और इनका जो प्रोसीजर रिमूवल का उतना टफ नहीं है जितना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है। और इनके यहाँ पे कोई फॉर्मल इम्पीचमेंट नहीं है। कैसे होगा, सिर्फ राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास कर दे, है ना, और फिर लोकसभा उसको पास कर दे, दैट्स ऑल। और किस ग्राउंड पे, यहाँ पे कोई ग्राउंड नहीं है, बिना किसी मतलब के एक सिंपल सा रेजोल्यूशन पास करके राज्यसभा उसको क्या कर सकती है, पास करके रिमूव कर सकती है। यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल बहुत इजी है। पावर्स एंड फंक्शंस, फंक्शन की बात कर लेते हैं। हमने पहले बात की वाइस प्रेसिडेंट की ऐसी कोई ड्यूटी नहीं है, नो ड्यूटी। फिर इलेक्ट क्यों किया जाता है, वो इलेक्ट करके एज ए प्रेसिडेंट तो काम कब करेगा, जब प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली होगा। एज ए वाइस प्रेसिडेंट इसका कोई काम नहीं, तो वो करता क्या है, वो राज्यसभा का चेयरमैन बन जाता है ऑटोमेटिकली। एक्स ऑफिशियो का मतलब यही है कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में होगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। तो जब ऑफिस खाली नहीं है प्रेसिडेंट का, तो वो हमेशा राज्यसभा में जाके बैठेगा, एक कैसे, एक चेयरमैन की तरह। और अगर ऑफिस खाली है प्रेसिडेंट का, तो फिर वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, और वो आपको पता है कि वो रिजाइन कर जाए, रिमूव हो जाए, डेथ हो जाए, या किसी और वजह से ऑफिस खाली हो सकता है। हाँ, बट ये कंडीशन इसमें है कि वो अगर ऑफिस खाली है तो प्रेसिडेंट बन सकता है। हाँ, कितने देर के लिए, मैक्सिमम 6 महीने के लिए जी। यानी कि वो साल तक ऐसा करेगा, क्यों, क्योंकि एक कंडीशन है कि कोई भी इलेक्शन, अगर हम देखते हैं कि मान लीजिए ऑफिस खाली हुआ गवर्नमेंट का, तो कंडीशन ये है, ये ऐसे ऑफिस 6 महीने के अंदर अंदर भर लिए जाएं इलेक्शन के द्वारा। यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए और नया वहां पे पर्सन आ जाना चाहिए। इसका मतलब 6 महीने से ज्यादा इसका कोई चांस नहीं है। राइट। सो यही था जो आज हमने डिस्कस करना था। सो वी हैव डिस्कस द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। तो अगर आपको डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा। राइट, और इफ यू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट, like it, and share with your friends, and subscribe to my channel. Thank you so much. Bye bye.